मध्य तक विश्व एक ऐसे संघर्ष में फंस चुका था जिसे बाद में द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। यह युद्ध केवल सैनिकों का नहीं बल्कि औद्योगिक शक्ति, विज्ञान, संसाधन और मनोबल की भी परीक्षा था। यूरोप में जर्मनी के पतन के बाद युद्ध का मुख्य केंद्र प्रशांत महासागर का क्षेत्र बन गया, जहां जापान और मित्र राष्ट्र के बीच संघर्ष जारी था। जापान ने 1930 के दशक से ही एरिया में सैन्य विस्तार शुरू कर दिया था। चीन, कोरिया और दक्षिण पूर्व एरिया के कई हिस्से जापान नियंत्रण में आ चुके थे। 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे युद्ध में उतर गया। उसके बाद प्रशांत क्षेत्र के द्वीप दर द्वीप भीषण लड़ाइयाँ हुई। ग्वाडलर केनाल, इवो जिमा और ओकिनावा इसके उदाहरण हैं। इन लड़ाइयों में दोनों पक्ष की भारी जनहानि हुई। अमेरिका की राजनीति दुविधा 1945 तक अमेरिका के सामने एक गंभीर समस्या थी। जापान के हार के बावजूद आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं दिख रहा था। अमेरिका सैन्य आकलन के अनुसार यदि जापान के मुख्य द्वीपों पर सीधा आक्रमण किया जाता तो लाखों सैनिक मारे जा सकते थे। ओकिनावा की लड़ाई में जापानी सैनिक और नागरिकों के अंत तक की संघर्ष किया था, जिससे यह आशंका और गहरी हो गई थी। इसी संदर्भ में अमेरिका के नीति निर्माताओं ने एक ऐसे हथियार पर विचार किया जो युद्ध को शीघ्र समाप्त कर सके, चाहे उसकी मानवीय कीमत कुछ भी हो। मैनहट्टन परियोजना, विज्ञान और युद्ध का मेल। 1942 में अमेरिका ने एक गुप्त वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया जिसे मैनहट्टन परियोजना कहा गया। इसका उद्देश्य परमाणु विघटन की सिद्धांत पर आधारित एक अत्यंत विनाशकारी बम का निर्माण। इस परियोजना में हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन शामिल थे। प्रयोगशालाएं रेगिस्तान और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित की गई ताकि गोपनीय रहे। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी। यूरेनियम और प्लूटोनियम के परमाणु को तोड़कर अपार ऊर्जा उत्पन्न करना, लेकिन इसी के साथ यह स्पष्ट था कि इस ऊर्जा का उपयोग विनाश के लिए किया जाएगा। 1945 की गर्मियों तक अमेरिका के पास दो प्रकार के परमाणु बम तैयार थे। पहला यूरेनियम आधारित था, जिसके बाद में लिटिल बॉय नाम दिया गया। चयन का लक्ष्य हिरोशिमा। क्यों? अमेरिका सेना ने कई जापानी शहरों की सूची बनाई जिन पर इस नए हथियार का प्रयोग किया जा सके। चयन के लिए कुछ मापदंड तय किए गए। शहर मान दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, पहले बड़े पैमाने पर बमबारी से नष्ट ना हुआ हो और भौगोलिक रूप से ऐसे हो कि विस्फोट का प्रभाव स्पष्ट रूप से नापा जा सके। इन मापदंडों पर हिरोशिमा उपयुक्त माना गया। यह एक औद्योगिक और सैन्य केंद्र था जहां सैन्यों की आपूर्ति और प्रशिक्षण से जुड़े प्रतिष्ठान मौजूद थे। इसके बाद ही यह अपेक्षाकृत सुरक्षित शहर था जिस पर पहले व्यापक हवाई हमले नहीं हुए थे। बम गिराने से पहले हिरोशिमा की स्थिति अगस्त 1945 की शुरुआत में हिरोशिमा एक सामान्य जापानी शहर की तरह कार्य कर रहा था। युद्ध का प्रभाव यहाँ भी नहीं था। खाद्य पदार्थों की कमी, नागरिक सुरक्षा अभ्यास और हवाई हमलों का भय। फिर भी 6 अगस्त की सुबह अपेक्षाकृत शांत थी। आसमान साफ था, मौसम अनुकूल था, नागरिक अपने दैनिक कार्यों में लगे थे। छात्र स्कूल जा रहे थे, कर्मचारी कार्यालयों की ओर बढ़ रहे थे और बाजार खुल रहे थे। किसी को यह अनुमान नहीं था कि कुछ ही मिनटों में शहर का इतिहास प्रतीत बन जाएगा। 6 अगस्त 1945 का बम गिराया जाना। 6 अगस्त 1945 की सुबह एक अमेरिका BD-19 बमवर्षक विमान जापान की ओर बढ़ा। जापान ने निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचकर बम गिराया। बम शहर के ऊपर लगभग 600 मीटर के ऊपर से फटा। विस्फोट का साथ ही अत्यंत तीव्र और प्रकाश की गर्मी ऊर्जा हुई। केंद्र के निकट मौजूद अधिकांश लोग तत्काल मर गए, इमारतें ढह गईं
लकड़ी के घर जल उठे और पूरे शहर में आग फैल हुई। विस्फोट की ऊर्जा और तापमान ऐसा था कि कुछ स्थानों पर मानवीय आकृतियों की छाया दीवारों की सड़कों पर अंकित हो गई। तत्काल प्रभाव और जनहानि। पहले कुछ सेकंडों में मिनटों में ही हिरोशिमा का बड़ा नक्शा नष्ट हो गया। अनुपातः 1 लाख के आसपास लोग पहले कुछ दिनों में मारे गए, जो बच्चे और गंभीर रूप से घायल थे। जलन, टूटे आग और आंतरिक चोटें आम थी। चिकित्सा व्यवस्था की पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। अस्पताल और डॉक्टर स्वयं भी इस आपदा के शिकार हो गए थे। सहायता के साधक न बराबर थे। विकिरण और अदृश्य प्रभाव। परमाणु बम का सबसे भयावह पहलू केवल विस्फोट नहीं था, बल्कि उसके बाद फैला विकिरण था। विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी कण वातावरण में फैल गए। कुछ समय बाद काली वर्षा हुई, जिसमें यह कण मिले हुए थे। इस विकिरण के प्रभाव तुरंत नहीं दिखे। हफ्तों और महीनों के बाद लोगों के बाल झड़ने लगे, शरीर पे घाव उभर आए और उनके अनेक अज्ञात बीमारियों से मरने लगे। आने वाले वर्षों में कैंसर और जन्म दोनों दोषों में मामले बढ़े। सामाजिक और मानवीय परिणाम। जो लोग इस बम से बचे उन्हें जापान में हिबाकुशला कहा गया, लेकिन उन्हें केवल शारीरिक पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी, बल्कि सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। लोग उनसे डरते थे। विवाह और रोजगार में उन्हें अस्वीकार किया जाता था। हिरोशिमा की त्रासदी केवल एक सैन्य घटना नहीं रही, यह पीढ़ियों तक चलने वाली सामाजिक और मानवीय संकट बन गई। युद्ध का अंत और वैश्विक प्रभाव। हिरोशिमा के 3 दिन बाद नागासाकी का दूसरा परमाणु बम गिराया गया। इसके कुछ ही समय बाद जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा की और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन युद्ध समाप्त होना एक प्रतीक उत्तरदायित्व की प्राप्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ एक नया युग शुरू हुआ। परमाणु युग दुनिया की पहली बार देखा था। मानव स्वयं को पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता रखता है। इतिहास के इस आपदाओं और मानवियों द्वारा बनाए गए उपकरणों से इंसान की खुद की जनसंख्या को नष्ट करने की ये प्रवृत्ति इतिहास हमें ये बताती है। हिरोशिमा आज एक शांत शहर है, लेकिन इसका इतिहास विश्व को लगातार चेतावनी देता है। यह घटना केवल 1945 की नहीं, यह उस प्रश्न का उत्तर है, जब विज्ञान युद्ध में मिलते हैं और परिणाम क्या होता है। इतिहास यहाँ किसी एक पक्ष का निर्णय नहीं सुनाता। इतिहास केवल यह दर्ज करता है कि उस दिन की मानवता ने अपनी शक्ति की चरम देखी और उसकी कीमत चुकाई। इतिहास कहता है कि इंसान ने अपने फायदे के लिए इन महान विस्फोटक और ब्रह्मास्त्रीय परमाणु बम का इस्तेमाल अपनी निजी जनजाति के लिए किया। इंसान क्या, मानवता के ग्रंथों में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि किसी भी चीज़ों का उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इतिहास ये बोलता है कि युद्ध को रोकना भी जरूरी था। इतिहास ने उस समय ये देखा कि इंसान के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो अपने आप को शक्तियों और चरम की ऐसी दशाओं पर ले जाकर खत्म कर सकता है जिसका कोई मूलभूत नहीं है। इतिहास यहाँ के पक्ष में निर्णय नहीं सुनाता कभी भी। इतिहास केवल यह दर्ज करता है कि उस दिन की मानवता ने अपनी शक्ति की चरम देखी और उसकी कीमत भी झुकाई। उतनी शक्ति भी देखी कितनी शक्ति है और कीमत भी चुकानी पड़ी और हिरोशिमा पूरा तबाह हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये